बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें हम आपके लाइव फ़ोन कॉल लेते हैं और शेयर करते हैं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। बस एक बात याद रखें कि जो प्रोग्राम है लाइव है, टाइम शॉर्ट है, तो तमाम कॉलर से व्यूवर से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब कॉल करें अपना मुख्तसर सवाल हो, और स्पेशली जब आपकी कॉल हमसे कनेक्ट हो जाए तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें ताकि हम आसान से बात कर सकें। दूसरी बात ये है कि क्योंकि काफ़ी सारे लॉज चेंज हो रहे होते हैं, तो प्लीज़ जब भी हमारा जो काम है सिर्फ आपको एडवाइस करना है, लेकिन अगेन जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हो तो फिर भी प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि आपने जो अपडेट फॉर्म, अपडेट फ़ीस और जो भी तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप अपडेटेड कर रहे हैं, या एप्लीकेशन करते हुए किसी वकील से मशवरा कर लें, सोलिसिटर से मिल लें या रिप्रेजेंटेटिव से, ताकि कोई आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम ना आए। हमारा यहाँ पे बैठने का, आपको एडवाइस करने का मकसद सिर्फ ब्रीफिंग और बदलते हुए लॉ के बारे में बताना है। बाकी अगेन अच्छा होता है कि आप सेकंड ओपिनियन लाजमी दिया करें। तो आज बिला वक्त ज़ायक़े बढ़ते हैं आपकी फ़र्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, फरहान बात कर रहा हूँ इस्लाम से। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मेरी नेशनैलिटी ड्यू है, लेकिन मेरी फाइल पे 2 CCGA मौजूद हैं जो कि मैं अभी पे कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक फाइल पे मौजूद हैं। तो क्या मैं नेशनैलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? और CCJ आपको उनकी अपनी सेटलमेंट पे कर रहे हो या CCJ लग गए थे तो उसको आप पेड ऑफ कर रहे हैं उनके जो लोन्स थे? वो लग गए थे, उनको अब सेटल मैं कर रहा हूँ। राइट। फरहान, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉल का। सेकेंडली ये है कि जब अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ CCJ लग जाए तो नेशनैलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये कहती हैं कि अपार्ट फ्रॉम बाकी रिक्वायरमेंट्स, आपने जब नेशनैलिटी अप्लाई करनी है तो आपका जो करैक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है 3 है कि आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का काउंटी कोर्ट जजमेंट ना हो, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन ना हो, और उसके ख़िलाफ़ आपके ख़िलाफ़ इवन कोई आपके रोड ट्रैफिक ऑफेंस भी नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके ख़िलाफ़ CCJ लगे तो लाइफ टाइम आपके लिए बैन हो गए हैं। उन्होंने फिर आगे उसकी कैटेगरीज़ की हैं कि अगर CCJ आपके ख़िलाफ़ लगा है तो आप या कोई सीवियर आपकी कोई प्रिजन हुई है या कोई और मसला बना है या सेंटेंस हुई है, तो आप 5 साल जब क्वालिफाइड करते हो और उसके बाद अगर आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा मसला बन गया पुलिस का, तो आप 5 साल तक नेशनलिटी अप्लाई नहीं करोगे। इसी तरीके से जो CCJ है ये नॉर्मली 3 ईयर्स की ब्रैकेट में आता है। उन्हें ब्रैकेट्स बनाई हैं कि आप इधर 1 ईयर्स बैन हो, 3 ईयर्स के लिए बैन हो, 5 ईयर्स के लिए हो। तो आप मेक श्योर कर लें कि अगर आपकी अमाउंट और आपकी जो ऑफेंस था अगर 2 हैं तो मुझे लगता है शायद आपको 5 साल हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली एक CCJ के ख़िलाफ़ 3 साल का होता है कि 3 साल तक फिर आपको वेट करना पड़ता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके ख़िलाफ़ CCJ लग गया, आपने सेटलमेंट पे करेंगे और उसके बाद 3 साल के बाद आप क्वालिफाइड करेंगे। तो देख लें, अगर आपको CCJ लगा था उसके 3 साल के बाद तक अपनी सेटलमेंट, तो ऑफ कोर्स आप उन्होंने सेटलमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो CCJ का इफ़ेक्ट है वो आपकी नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए अनफॉर्चुनेटली कम से कम 3 साल तक रहेगा। फिर सवाल ये आता है कि क्या वो जो CCJ लगा था वो कोई अपने अपने किसी चीज़ को ओवरलुक किया था, कोई नेग्लिजेंस हो गई थी, या आपने इंटेंशनली आपके ख़िलाफ़ लगा ड्यू टू सम रीज़न। वो चीज़ें चेक कर लें। जो इसकी ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस है उसको कंसिडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट स्टिल अच्छा होगा अगर आप किसी से मशवरा कर लें या ख़ुद भी करना चाहें, तो आपके पास ऑप्शन है कि सर्च करें, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये ऑफेंस हो तो फिर उसके लिए कितनी का बैन है। अगर सीवियर इस लेवल का हो, आपका ऑफेंस सीवियर हो, तो फिर उसकी क्या पोजीशन है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि अब 3 साल तक आपको लिए ये प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स जब वो 3 साल का बार ख़त्म हो जाएगा जो जिस ब्रैकेट में आप आते हैं, और उसके बाद आप क्वालिफाइड करेंगे कि आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करें। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। जी जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। जी मैडम फरमाइए। मैंने आपसे
ये 2 सवाल पूछने थे। एक था कि मुझे ना 20 जनवरी को वीज़ा मिला था 20 ब्रिटिश जनवरी चाइल्ड के बेस पे। 2021 में, दिस ईयर? नहीं, दिस डे। ओके, और उन्होंने मेरा बीआरपी कार्ड जो होता है ना वो नहीं भेजा। राइट। तो उन्होंने मेरे लॉयर ने बोला कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले मेरे ओल्ड एड्रेस पे वो कार्ड भेजा था, वहाँ किसी ने रिसीव नहीं किया, ठीक। इसलिए नहीं आया। तो लेकिन अभी भी 7 वीक हो गई हैं तो अभी भी कार्ड आया नहीं है। और आपका जो बीआरपी कार्ड है, ये क्या एक्सटेंशन स्पाउस थी या 7 ईयर्स वाली एक्सटेंशन थी? नहीं, ये ब्रिटिश चाइल्ड पे था। ओके, आपके और क्वेश्चन मेरा था ओके, कि उन्होंने मुझे बेनिफिट अलाउंस नहीं किए, क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ? क्योंकि मैं सिंगल मॉम हूँ। ठीक। जो मेरा पार्टनर था उसकी डेथ हो चुकी है 6 मंथ पहले। वेरी सैड, सॉरी, वेरी वेरी सैड टू हियर योर पार्टनर्स डेथ। ओके मैडम, अब 2 सवाल थे आपके। पहला जो सवाल था कि क्या आपका कार्ड 7 वीक नहीं हुए तो क्या कर सकते हैं। हम उसने आपको बोला कि आपके ओल्ड एड्रेस पे भेजा था, आप वहाँ से मूव हो गए, आपने अपना जो नया एड्रेस था वो होम ऑफिस के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया था, इस वजह से आपका प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके वकील ने उनको लेटर लिख दिया है या आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया है तो अब दोबारा वो अटैम्प्ट करेंगे टू डिलीवर एट योर न्यू एड्रेस। ये तो एक पार्ट फिनिश। अब सेकंड सवाल ये आता है कि आप कहती हैं कि मुझे बेनिफिट अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे अंडर द डिस्कशन लीव है या उसके पास अंडर द ह्यूमन राइट्स वीज़ा है जो कि 10 साल के रूट पे है या 2.5 साल वाला उसका वीज़ा है या उसके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है किसी सूरत में भी, तो वो उसके पास राइट है, अगर उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टांस ऐसे हो गए हैं कि वो अपने आप को सर्वाइव या मेंटेन नहीं कर सकता, तो आपके पास राइट होगा टू मेक द एप्लीकेशन टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस अलाउड टू द पब्लिक फंड। आप वेट कर लें, अगर तो होम ऑफिस के लेटर में ये लिखा आएगा कि आपको पब्लिक फंड अलाउ हैं तो यस, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके वीज़े के ऊपर या आपके बीआरपी कार्ड के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होगी कि नॉट पब्लिक फंड, नॉट अलाउड टू पब्लिक फंड, देन आपके पास राइट है कि आप एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसकी फ़ीस नहीं होती। चेंज टू सर्कमस्टांसिस जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करते हुए आप गवर्नमेंट से, होम ऑफिस से क्लेम कर सकते हैं कि ड्यू टू माई फाइनेंशियल पोजीशन एंड पर्सनल सर्कमस्टांसिस मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं सर्वाइव कर सकूं, मुझे पब्लिक फंड अलाउ किए जाएं। ये मोस्ट लाइकली जो उन्होंने लास्ट टाइम अपनी रिपोर्ट निकाली होम ऑफिस ने, वो तकरीबन 90% लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई हैं एज़ फार एज़ अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें, और तकरीबन 6 से 8 वीक के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन कंसिडर हो रही हैं। पहला स्टेप, आप वेट करें, जब कार्ड आएगा शायद उस पर आपके अलाउ हो पब्लिक फ़ंड, अगर नहीं है तो आपके पास राइट है कि आप चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की एप्लीकेशन करें और फिर आपको पब्लिक फ़ंड अलाउ हो जाएंगे। और अगेन मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है ये सुन के कि आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। एंड टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, वक्त मिलते हैं वफ़े के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज़ साहब, माशाल्लाह बड़े अच्छे शो करते हैं, जो बहुत हमें मालूमात मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर जी मेरा एक सवाल है, अगर आप 2 सवाल है अगर आप आंसर करें प्लीज। सर मेरा एक सवाल ये है स्पाउस वीज़े के बारे में, मैं कैटेगरी बी के बारे में पूछना चाहता हूँ, अगर आप नोट कर ले प्लीज, सैलराइड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, अगर कोई बंदा सैलराइड एम्प्लॉयमेंट में 6 महीने से ज्यादा हो गए, 7-8 महीने, ठीक है, कैन ही यूज कैटेगरी बी? या मींस कि उस कैटेगरी, आपको पता, जैसे आप जानते हैं कि स्पाउस वीजा कैटेगरी बी में 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट ये होता है कि विद इन 12 मंथ, डजंट मैटर कि 5 महीने 6 महीने उसने 18,500 क्रॉस की तो। दूसरा टेस्ट ये है कि लास्ट उसका जो वेज स्लिप हो, दैट नीड टू मल्टीप्लाइड बाय 12 कि वो 18,000 को क्रॉस करना हो। मेरा सवाल ये है, अगर किसी का 6 महीने से ज्यादा हो गया हो, ही कैन स्टिल यूज कैटेगरी बी और नॉट? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग ये सेल्फ एम्प्लॉयड में जाते हैं, 1 साल का वो शो कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कैटेगरी में 6 महीने से ज्यादा हो चुके हो
to work and use your norm. Right. That's what I want to ask you, sir. Thank you so much. Okay, thank you. No problem, my friend. Okay, अगर ये बड़ा सिंपल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी हमें, कोई शख्स वो एप्लीकेशन करता है टू कम इन टू द यूके विच इज़ कॉल्ड द एंटर टू द यूके, और लिमिटेड लीव टू रिमेन यहाँ से रहते हुए एप्लीकेशन करते हैं, या थर्ड एप्लीकेशन फॉर द इंडेफिनिट। इन तीनों सूरतों में जब आप स्पाउस पे होते हो और आपने जो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया पूरा करना है तो आपकी इनकम 18,600 होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि उसको साबित करने के लिए 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 ये है कि आपके पास लेट्स से सेविंग होनी चाहिए। नंबर 2 कैटेगरी ये आता है, सिस्टम आता है कि वो कहते हैं फार्मूला ए। फार्मूला ये कहता है कि आपने लास्ट 12 मंथ में 18,600 पाउंड से ज़्यादा आपने इनकम की है, एंड यू नीड टू गिव द प्रूफ ऑफ इनकम एंड द सोर्स ऑफ इनकम। प्रूफ ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ये है कि आपके पास पे स्लिप्स हैं और उसका जो उसको कोलैबोरेट करता है तो मनी आपके बैंक में आई और बैंक और पे स्लिप आपको मैच करती हैं, तो ये आपका फार्मूला 1 इसको मीट करते हैं। अब इसके अंदर एक प्रोविज़न है जिसको एग्जम्पशन बोलते हैं, और प्रोविज़न वो ये कहती है कि अगर आपने सेम कंपनी के अंदर सेम सैलरी के ऊपर आपने सेम रोल में काम किया और अगर आपने 6 मंथ भी काम किया होगा तो आप एग्जेम्प्ट हैं, रैदर कि आप 12 मंथ की पे स्लिप लगाएं, आप 6 महीने की पे स्लिप के ऊपर रिलाई कर सकते हो। अब उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपने पहले 5 महीने 1000 पाउंड कमाया और लास्ट मंथ आपने 2000 पाउंड कमाया और उसको मल्टीप्लाई 12 कर लें, अनफॉर्चुनेटली कांट। उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि जो लास्ट 6 मंथ में अपने अगर आपकी इनकम सेम होनी चाहिए, बट अगर एक्सेप्टेबल है कि अगर उसमें फ्लैक्चुएट भी होती रही हो, लेकिन जो सबसे लोएस्ट इनकम होगी उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये चीज़ मेक श्योर करना कि वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी ए और फार्मूला ए या कैटेगरी ए और फार्मूला बी और कैटेगरी बी, बट दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल वी नीड टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज तो सारे लोग ऐसे करेंगे कि हमेशा 1000 पाउंड लेते रहें और आखिरी महीने 2000 पर पाउंड की उनकी सैलरी आई और मल्टीप्लाई उसको उनकी इंक्रीज़ हो जाती सैलरी सपोज करें और आखिरी 1 महीने को मल्टीप्लाई करें 12 से, देन नो यू कांट। वो ये कहते हैं कि लास्ट 6 मंथ के आपकी जो लोएस्ट सैलरी पे स्लिप होगी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, यस देन यू कैन अप्लाई। और ऑफ कोर्स वो थर्ड जो है कि अगर आपके पास कोई डिसेबल हो तो फिर उसको इस फार्मूले में जाना नहीं पड़ता। लेकिन इसके साथ जो सेकंड सवाल था कि अगर सेल्फ एम्प्लॉय हो तो पोजीशन क्या है। सेल्फ एम्प्लॉय के लिए कंडीशन ये है कि आपने 12 मंथ में एज ए सेल्फ एम्प्लॉय जो आपने इनकम की है आप उस पर रिलाई कर सकते हो। अब कुछ केसेस में ये आता है कुछ बंदे ने सेल्फ एम्प्लॉय शुरू किया लेकिन लेट अपने आप को रजिस्टर करवाया या उसने सिर्फ अभी 9 मंथ काम किया है और उसकी इनकम पूरी हो रही हो, तो फिर भी अगर अपने 1 ईयर के जो मैनेजमेंट अकाउंट्स हैं उनके अकाउंट्स होते हैं वो 6 मंथ लेटर ड्यू होते हैं 6-12 माह के बाद। अगर आपने सबमिट ना भी किए हों तो जो मैनेजमेंट अकाउंट एंड द कन्फर्मेशन बाय द योर अकाउंटेंट अगर दोनों चीज़ें अटैच करते हो तभी वो एक्सेप्ट हो सकता है। बट अगेन इसमें एक शर्त ये है कि जो आपने जो मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाए हैं कि हमारी ये इनकम आई तो फिर आपको वो साथ रसीद और इनवाइसेस और जो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं एज ए कोलैबोरेशन एज ए प्रूफ ऑफ इनकम आपने साथ बैंक में लगाना है कि ये देखिए मेरी इनवाइसेस थी, ये मैंने काम किया और ये मुझे पेमेंट मिली है, लिहाजा ऑन द बेस ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स एंड रिसीव द मनी आई बिलीव ऑन द मैनेजमेंट अकाउंट क्लियरली सेइंग यस आई अर्नड मोर देन दिस अमाउंट। ये भी नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली कि आप बोलो कि मेरी प्रोजेक्टेड इनकम इतनी है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, इस जो इनवाइसेस हैं वो ड्यू हैं, फ्यूचर में डालूंगा, तो इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली केस रिफ्यूज़ होने का चांसेस है। सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों सूरतों में जो आप क्लेम कर रहे हो इन द अकाउंटेंट लेटर एंड योर अकाउंट्स वो साथ साथ कोलैबोरेट करना चाहिए इन योर बैंक, देन आपका केस नो प्रॉब्लम। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा एक क्वेश्चन था जी, मैंने 9 फरवरी को अपनी फैमिली का इंडेफिनिट वीज़ा अप्लाई किया है। राइट।
और जो उनसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी डाउनलोड कर दिए गए हैं। राइट और अब मुझे 30 मार्च की बायोमेट्रिक की डेट मिली है। राइट। मेरा क्वेश्चन ये था कि होम ऑफिस में, वीज़ा ऑफिसर में अगर कोई उनको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है या उन्होंने कोई क्वेश्चन करना है तो वो इस दौरान कर लेते हैं, या कि आफ्टर बायोमेट्रिक वो फाइल को खोलते हैं और फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन करते हैं? अच्छा, मोस्ट लाइकली केसेस में इमिग्रेशन में ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन करते हो, फिर पेपर अपलोड करते हो, फिर बायोमेट्रिक करते हो और फीस वगैरह पे हो गई, बायोमेट्रिक के बाद जो केस वर्कर है उस केस को स्टार्ट करता है। लास्ट ईयर में हमें एक्सपीरियंस हुआ है कोविड-19 की वजह से हमारी कुछ एप्लीकेशन जो हमने मई जून में अप्लाई की थी और हमें जो अपॉइंटमेंट्स हैं काफ़ी लेट मिली हैं, 5-5 6-6 महीने, उन दौरान उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे क्वेरी मांग ली थी। ये कोई सेट पैटर्न नहीं है, बट एज ए प्रैक्टिस बाय द केस वर्कर वो ये होती है कि हमेशा उसके पास तमाम चीज़ें आ जाएं, देन दे स्टार्ट द उसकी जो असेसमेंट या उस फाइल पर काम करते हैं। बट ये आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर आपको ये मैं बोल दूं कि पहले होगा और वो बाद में चेक करें, या मैं बोलूं बाद में होगा वो पहले चेक कर लें, इन दोनों सूरतों में हमारी एडवाइस पे या आपके केस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फैक्ट ये हैं कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, फ़ीस वगैरह पेड कर दी, अब आपके डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए और थर्ड पार्ट जो आपके एंड की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने जाके 30 मार्च को जाके बायोमेट्रिक दे देना है। देन लेट द डिसाइड व्हाट दे विल आस्क। अगर उनको कोई सवाल होगा आपको पूछ लेंगे, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर उनके पास आपके फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपके वकील साहब डील कर रहे हैं आपके मैटर को, सो द होम ऑफिस हैव अ राइट, ईदर दे कैन कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली और दे कैन कॉन्टैक्ट योर सॉलिसिटर, तो आप उसमें वरी ना करें। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो सर। जी मैडम फरमाइए। जी हेलो जी मैडम, आपके सवाल क्या है? जी, हम डिस्क्रिशनरी लीव पे हैं राइट और अगस्त 2016 में पहली डिस्कशन जो है वो मिली थी, उसके बाद एक्सटेंशन हुई, फिर अब नेक्स्ट जो है वो ड्यू है जनवरी 22 में। तो पूछना ये था आपसे कि अभी जो नेक्स्ट अप्लाई करेंगे उसके लिए डिस्कशनरी के लिए कोई सेम डे सर्विस हो सकती है या उसी तरह ही पेपर जो है वो पोस्ट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स? तो मेरी बड़ी बेटी जो है वो 12 इयर्स की है, उसका ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो हो चुका है। ठीक। मैडम आपका सवाल मेरा पर्टिकुलर ये था कि नेक्स्ट ईयर में क्या पोजीशन होगी। देखिए आज के दिन लास्ट ईयर 23 मार्च से लेके ऑनवर्ड तक अभी ये प्रॉब्लम जा रहा है कि जो प्रायोरिटी सर्विस थी या सेम डे सर्विस थी वो ब्लॉक है, वो भी अवेलेबल नहीं है। जो होम ऑफिस वो प्रेफर कर रहा है कि सारी चीज़ें एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन सबमिट करें और बस अप्लाई करें नॉर्मल रूटीन के अंदर। अगर तो हालात नॉर्मल हुए इंशाल्लाह होंगे तो फिर तो पॉसिबल है कि वो इसको ओपन करें, लेकिन इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। आप वेट करें और देखें क्या पोजीशन जाती है। अब रीज़न कि अगर समर में या फिर जनवरी में ड्यू है तो मुझे लगता है कहते हैं विंटर में फिर दोबारा प्रॉब्लम हो, जो डर है कि शायद ये जो पेंडेमिक है फिर थोड़ा सा आप हो, लेकिन अगर नहीं होता तो खोल देंगे। लेकिन ये बेस्ट हो कि आप उन दिनों में जाकर पूछेंगे तो हम शायद एडवाइस कर सकेंगे। बट कुछ लोगों में देखना पड़ता है कि अगर आप जो लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं और उसकी फ़ीस पेड कर रहे हैं फिर तो उनको प्रायोरिटी भी सूट करती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लोग फ़ीस एग्जाम्पशन की अप्लाई करते हैं कि भाई हमें फ़ीस माफ़ की जाए और वो इस पर क्लेम कर रहे हैं कि हमारे हालात ऐसे फाइनेंशियल नहीं हैं कि हम फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए प्रायोरिटी सर्विस आइडियल नहीं है। उसकी रीज़न फर्स्ट कि पहले तो हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन गुड नहीं है तो हमें फ़ीस माफ़ की जाए, और ऊपर से प्रायोरिटी की बात होगी तो फिर आपको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ें फिर कंट्राडिक्शन होती हैं। आप देख लें, अगर तो आपने फ़ीस वगैरह पे करनी हुई और अपने फ़ीस पे कर रहे हैं और फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है आपकी, तो उस वक्त अगर अवेलेबल होगी सर्विस तो यस अवेल कर लेना, लेकिन अगर नहीं तो फिर नॉर्मल आपके लिए जो सर्विस है वो आज के दिन अवेलेबल है। इस डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसिस। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे वालिद साहब जो है ना वो उनका 10 साल का वीज़ा लगा हुआ है, राइट। तो मैं उन्हें इधर यहाँ बुलाना चाहता हूँ। मैं और मेरी बेटी यहाँ रहते हैं, ठीक। और मैं अपनी वाइफ से सेपरेट हुआ हूँ, तो मेरे वालिद साहब इधर परमानेंट उनका वीज़ा लग सकता है सर?
उनकी 74 ईयर ओल्ड एज है, मेरी जॉब है, मेरे पास घर है, बार है, हर चीज है। आप क्या करते हैं मेरे भाई यहाँ पे? मैं यहाँ जॉब करता हूँ फुल टाइम परमानेंटली। अच्छा, ठीक। और राइट, अभी जो आपका सवाल है ये बेसिकली एल्डर डिपेंडेंट के लिए है। एल्डर डिपेंडेंट का जून आई थिंक जुलाई 2012 से पहले ये लॉ था कि अगर कोई बंदा यहाँ पे सेटल्ड हो और उसके पास अपनी अकोमोडेशन हो और अपने पेरेंट्स को उनकी 65 हो जाए तो वो उनको यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकता था फॉर सेटलमेंट के लिए। लेकिन जब जुलाई 2012 में लॉ चेंज हुआ, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो हाई रिक्वायरमेंट रखी हैं या रिस्ट्रिक्शन की थी वो सिर्फ़ और सिर्फ एल्डर डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर की हैं। उसके अंदर अगर आज के दिन कोई एप्लीकेशन करता है, यस आपका राइट है, आप कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं या आपके ये फैक्चुअल ये सर्कमस्टांसेस हैं कि आपके जो फादर हैं वो वहाँ पे नहीं रह सकते एंड वो मेरे फादर, मेरी वालदा पीछे फोत हो गई है ना लास्ट मंथ, वो ब्रेन स्ट्रोक से, तो अब अकेले हो रह गए वो वालिद साहब। ओके, इसके लिए जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो 2-3 हैं मेरे भाई। नंबर 1 तो ये है कि अगर आप ये साबित करते हो कि उनका फाइनेंशियली एंड फिज़िकली वो आप पे डिपेंडेंट हैं और वो इतने वीक हैं कि दे कांट वॉक, और उसके लिए उनको अपने जो डेली यूज़ के काम करने के लिए भी उनके लिए तकलीफ़ हो रही है, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि उनको अपने होम कंट्री में लुक आफ्टर करने वाला उनका कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं है। अगर आपका कोई सगा बहन भाई वहाँ पे है तो फिर एप्लीकेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर आप कहते हो कि मैं ओनली द चाइल्ड ऑफ दिस फैमिली और मेरे जो फादर हैं वो मुझ पर डिपेंडेंट हैं, मैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता हूँ बट इतने वीक हो गए कि वो वहाँ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, तो यस एप्लीकेशन की जा सकती है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी रिक्वायरमेंट काफ़ी डिमांड है इनकी, काफ़ी डिमांडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं इस केस के अंदर, तो अच्छा होगा कि जब एप्लीकेशन करना हो किसी सोलिसिटर को मिल लें, इसको डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अपने आप को फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी होगी, आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है टू अकोमोडेट हिम विदाउट रिकोर्स पब्लिक फंड, आप उनको रेगुलर सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली एंड ही इज़ इंटायरली एंड सोली डिपेंडिंग अपॉन यू, ये साबित करना होगा। और अनफॉर्चुनेटली जो उनकी मेडिकल कंडीशन है वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी। इन चारों ग्राउंड्स के ऊपर अगर आप मीट करते हुए तो फिर ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, अगर वो चाहें तो अपने होम कंट्री से अप्लाई करें टू कम इन द यूके एज एंटी क्लियरेंस, और जब वो विजिटर यहाँ पे आए हुए हों तो यहाँ से रहते हुए अप्लाई करें, क्योंकि दोनों सूरतों में उनको डिस्कशन ली मिलनी है और उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन होने के बाद आप यहाँ पे सेटलमेंट में जा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं हम ब्रेक, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका जी? सर, मेरा इमरान खान नाम है और मैं शादी करके इस कंट्री में आया था 2007 में। राइट जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 2007 में आया था तो मेरी 2 दफ़ा मैंने अप्लाई किया था, तो 2011 में रिफ्यूज़ कर दिया उन लोगों ने। राइट तो मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प नहीं की थी ना, तो उसके बाद अभी तक मैंने केस इन नहीं किया है, मगर अभी मैं इन करना चाहता हूँ तो मेरे 15 ईयर्स हो गए हैं। आपके 15 ईयर्स हो गए यहाँ पे? जी ओके तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं अभी अप्लाई करूँ तो कुछ चांस है मेरे? ओके इमरान साहब, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, लॉ ये कहता है कि अगर कोई शख्स यूके में रह रहा हो और उसके पास वीज़ा ना हो या उसका वीज़ा था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद ओवरस्टे हो गया, इलीगल हो गया, या विदाउट वीज़ा जहाँ पे रह रहा हो, तो उनके लिए कंडीशन है कि वो कम से कम यूके के अंदर 20 ईयर्स गुजारेंगे, तो उसके बाद फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी तमाम कॉलर्स को, व्यूवर्स को या क्लाइंट्स को हमेशा एडवाइस होती है कि अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप पे 20 ईयर्स की कंडीशन है कि 20 के बाद अप्लाई करें, लेकिन विदाउट पेंडिंग एप्लीकेशन या विदाउट वीज़ा टू यूके में रहना वो भी अच्छी बात नहीं है। अब पहली बात तो ये है कि आपको 20 साल नहीं हुए, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपने अगर वीज़े के बगैर रहना है तो कोई ना तो वो आपको सूट करता है ना वो आपके फेवर में जाता है।
अब आपने देखना है कि क्या आपको एप्लीकेशन करते हो यहाँ पे कौन सी रीज़न्स हैं कि क्यों आप वापस नहीं जाना चाहते, या आपने यहाँ पे रहते हुए कौन से जो वॉलंटियर काम किए हैं या आपने आपको यहाँ पे इंटीग्रेट किया है इस सोसाइटी के अंदर, इस कल्चर के अंदर, या क्या रीज़न है कि अगर आप वापस जाते हो तो वापस जाके अपने होम कंट्री में आपको रीसेटल होना मुश्किल आपके लिए। अगर ये तमाम चीज़ें आप किसी वकील से डिस्कस करते हो, वो आपकी तमाम बातें चीज़ें देखते हुए, कागज़ देखते हुए, आपकी चीज़ें बातें सुनते हुए वो आपको एक बेहतर एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे वीज़े के बगैर हो और उसकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग भी ना हो, तो जब कभी उसको स्टॉप किया जाएगा बाय द पुलिस या होम ऑफिस, तो इमीडिएटली उसको यहाँ पे डिटेन करके रिपोर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मेक श्योर करें, अच्छा होगा कि आप किसी वकील से मशवरा करें कि जो आपके हालात हैं डिस्कस करें, ताकि कोई आपको बेहतर एडवाइस मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं स्टूडेंट हूँ इधर लंदन में, राइट। और मेरा वीज़ा पे लिखा हुआ है स्टूडेंट वर्क लिमिट 20 आवर्स पर वीक टर्म टाइम। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि इन्होंने टर्म टाइम क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है इसका। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी हॉलीडेज़ में, जैसे वेकेशन हॉलीडेज़ होती हैं, ईस्टर हॉलीडेज़ होती हैं, उसमें मैं फुल टाइम जॉब कर सकता हूँ? ठीक मेरे भाई, जो आपने सवाल पूछा और ख़ुद ही आपने उसका आंसर दे दिया। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग द टर्म टाइम काम करने की इजाज़त है, लेकिन जब आपके हॉलीडे होंगे या आपका जो ब्रेक आती है उसमें आप अगर फुल टाइम भी काम करोगे तो आपको अलाउ है। वो टर्म टाइम का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द, जब आपके कोर्स चल रहा हो, लेसन हो रहे हों, क्लासेस हो रही हों, या जब आपकी यूनिवर्सिटी खुली है, तो उस वक्त सिर्फ आपको 20 आवर्स काम करने की इजाज़त है, ताकि आपकी जो एजुकेशन है आपके ज़्यादा काम करने से अफेक्ट ना हो। लेकिन ड्यूरिंग द हॉलीडे, जैसे समर हॉलीडे आते हैं, विंटर हॉलीडे आते हैं या ईस्टर, तो उन दौरान अगर आप ज़्यादा काम भी करेंगे 20 आवर से, तो फिर आपको कोई आप ब्रीचिंग एनी इमिग्रेशन कंडीशंस। तो इसलिए इसका मतलब ये बनता है कि टर्म टाइम मीन ड्यूरिंग द स्टडी टाइम 20 आवर्स, द रेस्ट ऑफ टाइम आप फुल टाइम काम कर सकते हो। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो सर। जी सर फरमाइए सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि 2017 में परमानेंट रेजिडेंट यूरोपियन बेस पे मिला था, राइट। पार्टनर 2019 में सेटल स्टेटस मिल गया। ठीक। तो अभी जो कार्ड की वैलिडिटी है, जो रेजिडेंस कार्ड में 27 तक वैलिड है। तो अभी र्यूमर चल रहा है कि हमें इस ब्रेक्जिट के अकॉर्डिंगली पीआरपी चेंज करने पड़ेंगे। वो मैंने अप्लाई किया हुआ है नवंबर से। राइट। तो अभी मेरा कोई डिसीजन नहीं आया था, फैमिली में इमरजेंसी डेथ हो गई और ट्रैवल करने का जाना है। वेरी सैड। तो इसके लिए जो अगर बीआरपी का क्या कोई इशू बनेगा, अगर पुराने पे चला जाता हो तो नया मिल जाएगा? ओके। तो ट्रैवल करने वापस। सॉरी, मुझे 2 सालों के जवाब बता दें। आपको सेटलमेंट वीज़ा मिल गया था जॉबिंग की बेस पे, राइट? जी सर, तो 19 में मिल गया था, 5 साल पूरे करते हुए। हाँ जी, वो मिल गया, सेटल स्टेटस मिला। और नेशनलिटी आपका ओल्ड रेगुलेशन पे मिला हुआ है। ओके, आपकी नेशनलिटी ड्यू थी, अपनी नेशनलिटी को नहीं अप्लाई की अभी तक? तो 10 ईयर क्लियरेंस रूट चाहिए ना बैक। अच्छा, ठीक। और उससे जो पहले टाइम था वो नहीं आ रहा। अच्छा देखें, ये है कि जो लॉ के जो ब्रेग्जिट हुआ था उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये कहा था कि रिगार्डलेस आपके पास वीज़ा है, लेकिन फिर भी आपको प्री सेटलमेंट एंड सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा अंडर न्यू रेगुलेशंस। आपके पास अब आपकी थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, लेकिन इसके लिए सोल्यूशन सिंपल। अगर इंतहाई आपको कोई एमरजेंसी बन गई है, आपके पास वैलिड वीज़ा है, जून से पहले जाते हो, तो आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। क्योंकि जो लोग यूरोपियन या उनके जो डिपेंडेंट सेटलमेंट वीज़े पे या प्री सेटलमेंट बैठे हैं, उनके पास 30 जून तक का टाइम है, उस वक्त तक अपने आप को सेटल कर सकते हैं। आपने अच्छा किया, प्रोएक्टिव होके एप्लीकेशन डाल दी, वो पेंडिंग है, डिसीजन नहीं आया, लेकिन ऑन द सेकंड हैंड आपके पास ऑलरेडी एक वैलिड लीव टू रिमेन इन द यूके है, जो कि गोइंग टू बी एक्सपायर इन 2027-29। अब उस वक्त तक आप सफ़र कर सकते थे अगर ब्रेक्जिट ना होता, लेकिन आज के दिन भी आप जून तक अगर चाहें तो उस कार्ड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस पर सफ़र कर सकते हैं। आपकी दूसरी एप्लीकेशन पेंडिंग है,
आई एम वेरी सॉरी कि आपने बताया कि प्रॉब्लम हो गई आपकी फैमिली के अंदर। यस, आप जाएं, जाके वापस आ जाएं, लेकिन जून से पहले पहले अगर करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद फिर कोशिश करना कि जब तक आपको प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट अंडर द न्यू रेगुलेशंस नहीं आता, तब तक फिर आप कोई ट्रैवल नहीं करना चाहिए। दिस इज़ कंडीशन स्टार्ट आफ्टर 30 जून। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे 2018 में लीव टू रिमेन 2 साल का वीजा मिला था। राइट। और मेरा वीजा खत्म हो गया था लास्ट ईयर अगस्त के अंदर। और मैंने उसके पहले आईडीबी ऐप से एप्लीकेशन भेजा था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे दो क्वेश्चन है कि मैंने जो एप्लीकेशन की थी अभी तक उसका मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। राइट। आईडीबी थ्रू मैंने किया था। और उसका फीस कितना भरना पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी तक 70 पाउंड ही फीस भरा है उसका। आपके पास वीज़ा कौन सा था पहले? मेरे पास वीजा नहीं था, मैं इनलीगल था इस कंट्री में। और फिर मैंने यहाँ की ब्रिटिश लड़की से शादी की और मेरे 2 बच्चे हैं, ब्रिटिश है। उनके बेस पे मुझे लीव टू रिमेन रेसिडेंसी परमिट मिली है यहाँ पे 2018 में। सॉरी, आपको 2018 में वाइफ और बच्चों की बेस पे यहाँ पे डिस्कशन नहीं मिल गई थी, राइट? जी। और आपने 20 में उसकी एक्सटेंशन अप्लाई की थी? जी, 2020 को 19 अगस्त को 20 को मेरा वीजा खत्म हो रहा था, तो उससे पहले मैंने एप्लीकेशन किया। फिर मुझे आईडीबी थ्रू की तरह आईडीबी ऐप होता है, उसके थ्रू मैंने सारे डॉक्यूमेंट अब डाउनलोड करके मैंने कुछ 70 पाउंड ऐसा कुछ फी भरा था। अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं है। दैट्स इट। और आपने होम ऑफिस की और एनएचएस की फीस पे की कि नहीं पे की? सॉरी? आपने मेरे भाई एनएचएस की, जो आईएचएस जिसको बोलते हैं, इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज, वो पे किया था आपने कि नहीं? नहीं, वो नहीं पे की है सर। और होम ऑफिस की फीस? होम ऑफिस की फीस भी नहीं पे की है, क्योंकि उन लोगों का कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, राइट। ओके मेरे भाई, और आपने फीस एग्जाम्पशन भी कभी अप्लाई नहीं किया था? सॉरी, आपने समझा? आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले फीस एग्जाम्पशन एप्लीकेशन डाली थी कि नहीं डाली थी? नहीं, मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन की थी तो क्योंकि वो कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन डाला था, तो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला। ओके, थैंक यू मेरे भाई, नो प्रॉब्लम। देखें ये बल्कि कल या आज शायद एक ऐसे और भी क्लाइंट के साथ हुआ है, लेकिन आप प्लीज़ चेक कर लें। मुझे लगता नहीं है कि अगर आपको वीज़ा अप्लाई किया आपने एक्सटेंशन के लिए, रिगार्डलेस आपको किस बेस पे मिला, आपके पास डिस्कशन लीव थी, 2.5 साल का वीज़ा आपके पास था, अब आप उसकी एक्सटेंशन अप्लाई करते हो तो उसकी 2 रिक्वायरमेंट हैं, दोनों में से एक पूरी करनी मस्ट है आपके पास। या तो आप फ़ीस माफ़ी अप्लाई करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है, और आपकी एप्लीकेशन हम ग्रांट करता है तो वो एक कोड भेजता है 8 to 10 डिजिट का, कि ये कोड डाल लें, नई एप्लीकेशन करें और ये कोड डाल लें, और वो विदिन 10 डेज़ आपको मेन एप्लीकेशन करनी पड़ती है। लेकिन आपने बोला कि आपने फ़ीस एग्जाम्पशन की कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, जिसको फ़ी वेवर एप्लीकेशन बोलते हैं, तो आपने वैसे ऑनलाइन अप्लाई किया और 70 पाउंड पे कर दिए। वो जो 70 पाउंड पे किए हैं वो मुझे लगता है कि आपने जो बायोमेट्रिक उसके अपॉइंटमेंट के या फिंगरप्रिंट के या एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे या अपॉइंटमेंट के, वो आपने, इसका मतलब मुझे ये लगता है, आई एम सॉरी टू से, कि शायद आपकी एप्लीकेशन या तो प्रॉपर्ली सबमिट नहीं हुई या आपने जो अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं की। क्योंकि कोई भी होम ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन अंडर द डिस्क्रिप्शन लीव जो होती हैं उसकी आपको फ़ीस पे करनी पड़ती हैं। ये कोई फ़ीस के बगैर एप्लीकेशन नहीं है फॉर द एक्सटेंशन अंडर द ह्यूमन राइट्स। तो उसकी जो फ़ीस आज के दिन बनती है वो आई थिंक 1560 पाउंड NHS फ़ीस है और अबाउट 1100 पाउंड होम ऑफिस फ़ीस है। आप पहले अपने सिस्टम में जाके, अगर आपके पास कॉपी है ईमेल की या उसकी एप्लीकेशन की, आप चेक कर लें कि क्या आपने जो अप्रोप्रिएट या रेलेवेंट या जो करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किया है। अगर वो फिल किया है तो क्या आपने उसका पूरा मुकम्मल फिल किया है या अपने फिर के सेव करते रहे हो, फिर सबमिशन आपने नहीं कर सके। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो, लास्ट पे भी जाके आप सबमिशन करते हो, तो फिर आपको एक नए पेज पे ला के जाता है जिस पे आपने जाके फ़ीस पेड करनी होती है। द मिनट यू पेड द फीस देन वो कहते हैं कि अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराओ। ये 3 स्टेप हैं, एप्लीकेशन, फ़ीस और उसकी अपॉइंटमेंट। ये तीनों स्टेप पूरे होने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है
और फिर वो आपको कहते हैं कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दें और आप जाके बायोमेट्रिक दें ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो सके। आप खुद ही चेक कर लें, अगर आपने खुद किया तो क्या ये तमाम स्टेप्स अपने मीट किए हैं, अगर नहीं किए तो फिर मुझे लगता है कि शायद आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई, अभी भी टाइम है। अगर ये पोजीशन हो तो फिर नई एप्लीकेशन करें, फ़ीस वगैरह पे करें और साथ एक कवरिंग लेटर बना के एक्सप्लेन कर दें कि मैंने खुद किया था, मुझे पता नहीं था, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, फिर डिस्कस किया तो पता चला कि मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं हुई, तो अब मैं एप्लीकेशन करना चाह रहा हूँ ताकि जो टाइम आपने गुजारा है लास्ट 6 माह का तो वो आपका लीगल कंसिडर हो सके और आपको ओवर स्टेज इलीगल कंसिडर ना करना पड़े। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए सर। मेरा दो सवाल है छोटे छोटे। पूछिए। मैंने नेटराइजर के लिए एप्लीकेशन किया है, मैं ईयू हूँ और मुझे उसमें सीएसआई के बारे में थोड़ा जानना था क्योंकि मैंने प्राइवेट कोर्स किया था, उसके हिसाब से मैंने स्टूडेंट लोन लिया था, मैंने पे भी कर दिया एक्चुअली, तो मैंने सीएसआई मेरे पास नहीं था। और दूसरी बात कि मेरे बच्चे को भी आईएलआर मिल गया है मेरे बेसिस पर और उसको 5 साल अभी हो गए मई 2021 में, उसका भी मैंने एप्लीकेशन साथ में डाला है, उसके पास भी आईएलआर है, तो मुझे इसके वो उसको मिल सकता है ना सर रजिस्ट्रेशन? तो मुझे इसके दो सवाल के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज। आपने किस बेस पे अप्लाई किया नेशनलिटी में भाई? मैंने 5 साल मेरा खत्म हो गया, 1 साल वेट किया सेटलमेंट बेसिस पे ऊपर, सेटल स्टेटस यू के बेसिस पर सर। और आपको आईएलआर किस बेस पे मिला भाई? दिसंबर 2019। नहीं, किस बेस पे मिला था? स्पाउस वीजा पे मिला था या वर्क परमिट पे? नहीं, मेरे पास पोर्टुगीज पासपोर्ट है सर, ईयू मेंबर हूँ मैं, ईयू। ओके, आप यूरोपियन नेशनल हैं, 5 साल जहाँ पे गुजारे, आपको सेटलमेंट मिल गया और इसके 1 साल के बाद आपने नेशनलिटी अप्लाई कर दी। हाँ सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल क्वालिफाइड करते थे, आपने 6 साल जहाँ पूरे कर लिए, 5 साल के बाद आपका आईएलआर ड्यू था, वो कंप्लीट किया, साल के बाद आपने नेशनलिटी की और आपको बच्चे को यहाँ पे आपके साथ 5 साल हो गए, अपने अप्लाई कर दिया, जस्ट वेट एंड सी, बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते थे। कंडीशन ये है कि आपने यहाँ 5 साल पूरे किए हों तो आप क्वालिफाइड करते हो कि सेटलमेंट के लिए, और इसके 1 साल यूरोपियन की तो बेस पे 1 साल के बाद अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। आपने अप्लाई कर दी मेरे भाई, दोनों एप्लीकेशन डाल दी हैं, अब आप वेट करें और मेरे ख्याल में दोनों का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन जिन्होंने आज हमें कॉल किया, सराहा उनका शुक्रिया। जिनसे हमारी अगेन कोई ऐसी बात जो डिटेल से एडवाइस मांगना चाहते हैं या केस पेंडिंग है कोर्ट में या होम ऑफिस के अंदर, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।